हेलो नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के एक जिलाध्यक्ष साहब के पास जो तराई किसान संगठन से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आखिर जानेंगे कि तराई संगठन से जुड़ने का इनका क्या मोटिव रहा है, क्या उद्देश्य रहा है। जी, स्वागत है आपका बीपी न्यूज में। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आप भारतीय किसान यूनियन से जुड़े, जो संगठन है काफी, जैसे तराई किसान संगठन है या भानु है, तो आप तराई किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, तो क्या मोटिव था आपका जुड़ने का। सबसे पहले तो आपके व्यूवर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा जो मोटिव था किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़ने का, क्योंकि मैं खुद भी किसान परिवार से आता हूँ। मेरे जो वालिद हैं वो भी खेती किसानी करते हैं, मैं भी खेती किसानी करता हूँ। तो सबसे बड़ा मकसद तो यही था कि जो किसानों की आवाज़ थी, वो इस क्षेत्र में बुलंद नहीं कर पा रहे थे, आवाज़ अधिकारियों के कानों तक नहीं जा रही थी। तो एक बड़ा मकसद ये था कि जो किसानों को बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशानी थी, गन्ना मूल्य को लेकर परेशानी, एमएसपी तो एक बड़ा मुद्दा है खैर, और भी बहुत छोटी-छोटी बिजली विभाग की परेशानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसे मसले मसाइल हैं जिनसे आए दिन किसान परेशान होते रहते थे। उन परेशानियों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक राजनीतिक संगठन और तराई से जुड़ने का मेन मकसद ये था कि तराई एक ईमानदार और बेबाक संगठन है, हम और संयुक्त किसान मोर्चे का मेंबर भी है, इसलिए हमने तराई किसान यूनियन से जुड़े। ये इसका मेन उद्देश्य था और इसका कोई पर्पज़ नहीं है। गरीबों की और पिछड़ों की आवाज़ उठाने के अलावा इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। और हम वक्त के साथ साथ अपनी आवाज़ को चाहे धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से या रोड पे धरना देने के माध्यम से हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते रहते हैं, अपनी मांगों को मनवाते भी रहते हैं और समय समय पर हमारी ज़रूरतें जो है छोटी 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 ज़रूरतें जो पूरी होती रहती हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया तराई किसान संगठन एक राजनीतिक संगठन है, तो आप इस संगठन से जुड़े हुए कितना अरसा हुआ है आपको। मुझे लगभग 2 साल हो गए इस संगठन तराई किसान यूनियन से, लगभग 2 साल हैं और मैं 2 साल से ही जिलाध्यक्ष हूँ और काम भी किया है फील्ड में। इसी संगठन में 2 साल है और इसी संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करी है मैंने और इस संगठन के साथ इतनी मेहनत की है कि मैंने पूरी एक जिला लेवल की और तहसील और ब्लॉक लेवल का और नगर लेवल के मैंने सारे कार्यकर्ता बनाए हैं और वो एक आवाज़ पे हाजिर भी हो जाते हैं, जाते भी हैं धरना प्रदर्शन में और जो है उनके काम भी होते हैं, सारे किसानों की और गरीब मजदूरों की आवाज़ को हम उठाते भी हैं। अच्छा, तराई किसान संगठन से जुड़ने से पहले आप क्या क्या करते थे, और शिक्षा जो कि एक हर वर्ग के लिए, हर मजहब धर्म के लिए करनी जरूरी होती है। अगर शिक्षा नहीं पाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बेसिक स्कूलिंग जो हुई है मेरी वो बैमन पब्लिक स्कूल है, यहाँ से मैंने 10th किया। फिर उसके बाद में मैं सरस्वती विद्या मंदिर संभल चला गया, वहाँ से मैंने 12th किया। 2012 के बाद में मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और मैंने वहाँ से बीए पॉलिटिकल साइंस में किया। फिर 2014 में मेरा 14-15 सेशन में मेरा एडमिशन एमबीए में हुआ। वहाँ से मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की और मैंने वहीं से मुझे शौक था इस चीज़ का कि वहाँ भी मैंने यूनियन में जब मैंने कोर्ट मेंबर के इलेक्शन के लड़ने का ऐलान किया, वहाँ यूनियन का जब इलेक्शन हुआ तो चांसलर उस टाइम ज़मीरुद्दीन शाह थे, वाइस चांसलर। जैसे ही अनकरीब यूनियन का इलेक्शन आया तो वाइस चांसलर ने इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया और इलेक्शन ना हो पाए, वरना मैं वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी अपना एक इलेक्शन ज़रूर लड़ता और जीत और हार तो बात की बात है, मगर इलेक्शन को मैं ज़रूर कॉन्टेस्ट करता वहाँ पर। तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत जो हुई राजनीति से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है। मैं वहाँ का छात्र रहा हूँ, वहाँ भी हमने लोगों की आवाज़ उठाई है, वहाँ भी छात्रों की आवाज़ उठाई है, वहाँ भी धरना प्रदर्शन करने का काम किया है। वीसी लॉज के सामने हो या प्रॉक्टर के सामने हो, हमने वहाँ भी धरने का काम किया, हक के साथ वहाँ भी हमने लड़ाई लड़ी है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हमने वहाँ राजनीति की शुरुआत की और आप एक राजनीतिक संगठन के साथ यहाँ आकर जुड़ गए, ऐसा क्या मकसद है कि एक राजनीति कैरियर छोड़कर राजनीतिक संगठन के साथ है। तो राजनीतिक पार्टियां काफी सारी मैदान में है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि यूनियन का इलेक्शन जो होता है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो एक जो है
किसी भी पार्टी का वहाँ कैंडिडेट नहीं होता है। जैसे जेएनयू वगैरह में पार्टी के एबीवीपी और वगैरह के कैंडिडेट होते हैं, वहाँ कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का कैंडिडेट नुमाइंदा खड़ा नहीं होता। वहाँ यूनियन का अपना एक निजी कैबिनेट बनती है यूनियन की, और निजी बॉडी है। किसी भी बाहर की किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई समर्थन नहीं होता। तो वहाँ भी अराजनीतिक था। यूनियन का मतलब यहाँ भी यूनियन में है हम आज भी, और वहाँ एएमयू में भी हमने यूनियन की लड़ाई लड़ी, और यूनियन बहुत लंबा 1 महीने 10 दिन का धरना चला वीसी लॉज के सामने। सस्पेंशन के ऊपर बच्चों का सस्पेंशन हो गया था, तो उसमें भी हमने हिस्सा लिया। तो वहाँ भी हमने उन लोगों की आवाज़ उठाई, दबी कुचली लोगों की आवाज़ उठाई। वहाँ भी किसी राजनीतिक पार्टी का कोई भी योगदान नहीं था किसी कैंडिडेट के साथ। अच्छा, जैसा भी आपने बताया कि एमबीए किया आपने और बीए जो है पॉलिटिकल साइंस से किया, ताकि पॉलिटिकल साइंस से करने का मतलब राजनीति में कहीं जाने का आपके कहीं ना कहीं मन में होगा, विचार होंगे जी। उसके बाद एमबीए की राह क्यों चुनी, और एमबीए छोड़ने के बाद फिर आप तराई में आ गए? देखिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसी हुआ कि मैंने मेरी जो सब्जेक्ट, जो मुझे आज भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट जो है वो मेरा पॉलिटिकल साइंस है, और मैं पॉलिटिकल साइंस में ही एमए करने के बाद पीएचडी करना चाहता था। मगर कुछ ऐसे हालात या मरहले मेरी ज़िंदगी में आए कि जो मुझे अपनी राह को छोड़ के दूसरी राह चुननी पड़ी। मैंने वहाँ भी एंट्रेंस क्वालिफाई करके एमबीए करा, और एमबीए करने के बाद मैंने नौकरी भी की है, और अभी भी मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, कहाँ कराने? मेरी नोएडा गुड़गांव में मेरी ऑफिस है। अभी भी मेरा वर्क फ्रॉम होम है। जब से कोविड-19 हुआ और जब से कोविड आया, मैं घर पे ही काम करता हूँ। अच्छा, अगर वर्क फ्रॉम होम अगर वो कंपनी खत्म कर देती है और आपको वहां जाना पड़ता है, तो क्या आप संगठन छोड़ेंगे? किसानों की जो आवाज उठाए मैं उसको छोड़ना पड़ेगा आपको? मैं लोगों की आवाज़ को नहीं छोड़ सकता। लोगों के जो दर्द हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की मुझे आदत हो गई है। अब मैं उनके काम भी सुनता हूँ, और जिस लायक है मेरी जो हैसियत है, जो मेरा वो है, मैं उसके हिसाब से काम भी करता हूँ, लोगों के काम भी आता हूँ। और अब राजनीतिक संगठन तो है नहीं, ये अराजनीतिक संगठन है, इसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा वक्त मेरी ज़िंदगी में आता है कि वर्क फ्रॉम होम ख़त्म कर दिया जाए और मुझे एक रास्ता चुनना पड़े, या नौकरी, या जो है ये तराई किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष या लोगों के मसीहा बन के काम करने का मौका मिलेगा, तो मैं सबसे पहले लोगों के बीच में ही रहूँगा, अपनी आवाम के बीच में रहूँगा। जो भी मेरी खिदमत है वो मैं करता रहूँगा। मैं नौकरी को प्रेफरेंस नहीं दूंगा। मैं यहीं पर लोगों के बीच में रहकर लोगों की खिदमत करूँगा। नौकरी छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे आपने कहा नौकरी छोड़ देंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, अगर लोगों ने फिर आपको इतना प्यार दिया कि आप किसी चुनाव में आना चाहें मैदान में, और आप नहीं आना चाहे, जनता आपको लाना चाहे, जिला पंचायत का चुनाव हुआ या एमपी एमएलए का चुनाव हुआ, तो क्या आप चुनाव लड़ने के इच्छुक रहेंगे? वक्त की ज़रूरत के साथ साथ सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। वक्त से पहले कोई चीज़ भी अच्छी नहीं होती। अभी तो मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध हूँ, और अगर ऐसा कभी मौका आया, लोगों ने इस बात का सोचा कि चुनाव लड़ाया जाए, तो वक्त की और मौके की नज़ाकत देख के देखते हैं क्या होता है। बाकी तो अभी कोई ऐसा है नहीं। मैं तो बस लोगों की खिदमत, और अपने क्षेत्र में ख़ास तौर से मैं जिस चीज़ पे जोर देना चाहता हूँ वो है एजुकेशन। संभल जो है वो बैकवर्ड है एजुकेशन के मामले में। संभल जिला बैकवर्ड है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ खुलें। अभी संभल जिला बन गया है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक नहीं है, जो कि हर ज़िले में होती है। केंद्रीय विद्यालय नहीं है, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। संभल के अंदर अभी बना है पिछले दिनों, उधर बन गया है मेडिकल कॉलेज। और भी बहुत सारी सरकारी संस्थाएं जिनसे लोग और जिनसे गरीब आवाम जो है बहुत फ़ायदा उठाती है, वो ऐसी संस्थाएं अभी नहीं है यहाँ पे। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है कोई। आपने कोई मांग उठाई अब तक? हाँ, जब से आप जिलाध्यक्ष बने कितनी मांग उठाई है आपने जब तक? मैंने कई बार एजुकेशन के लिए मैंने मांग उठाई है, यूनिवर्सिटी के लिए मैंने मांग उठाई है। यहाँ मौलाना आज़ाद कलाम यूनिवर्सिटी का जो एक सेंटर आ गया, वो भी अभी उसका भी काम शुरू नहीं हुआ है, उसकी ज़मीन नपी पड़ी है। क्योंकि जब यहाँ को बजट एलोकेट नहीं हो रहा तो काम होगा कैसे? सरकार का नज़रिया जो है ना वो काम करने का दूसरा है। अगर सरकार सबका साथ सबका विकास अगर चाहती तो संभल को जिला बना हुआ काफ़ी टाइम हो गया, और भी सरकारें रह गई। संभल में कोई भी विकास के नाम पर कोई विकास नहीं है संभल के अंदर। संभल के मामले में एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है संभल। तो क्या आप मिल नहीं सकते? सीएम से मिल सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, या अगर सीएम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो पीएम से आप गुहार लगा सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं गुहार लगाने के लिए। मैंने बहुत बार
ये ज्ञापन के माध्यम से मैंने डीएम साहब को बैजोई में ज्ञापन दिया और उसमें मैंने मेंशन किया इस चीज़ को, एजुकेशन को लेके कि यहाँ पे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट, एजुकेशन के कॉलेजेस खोले जाए और व्यवसाय के नए अवसर प्रदान कराए जाएं। यहाँ इंडस्ट्री के नाम पे ज़ीरो है संभल, कोई इंडस्ट्री नहीं है संभल के अंदर, कोई ऐसी ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ना वैसी है, ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ना लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो आवाज़ उठाते हैं, लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। यहाँ से लोग मुरादाबाद काम करने के लिए जाते हैं, उनका ज़्यादा टाइम भी खर्च होता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि संभल में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय खुले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो, गरीबी ख़त्म हो यहाँ से, और रोज़गार के अवसर अगर खुलेंगे तो जब रोज़गार के अवसर खुलेंगे तो जाहिर सी बात है गरीबी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जब कम होगा तो गरीबी भी कम होगी। अच्छा, कितने लोग आपके साथ अब तक जुड़े हुए हैं, आपको लगता हो कि ये एक आवाज़ पर मेरे लिए हमेशा तैयार हैं और मेरे साथ चलने वाले हैं? संभल की जो स्ट्रेंथ है, जिला संभल की जो स्ट्रेंथ है, मैं जिले लेवल की बात कर रहा हूँ, बाकी जो प्रदेश या लेवल के लोग हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लगभग 200 से 250 प्लस लोग हैं मेरे पास इस टाइम कि मैं अगर चाहूँ तो वो जहाँ मैं चाहूँ वहाँ पहुँच सकते हैं आप। बोल दो रोल। अच्छा, आपके साथ कितने ऐसे लोग हैं जो आपके साथ संगठन के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि आपको जिलाध्यक्ष बने हुए 2 साल हो गए। आप अगर जो आवाज़ दें कि आपके साथ चलने के लिए हर समय तैयार रहें, क्योंकि ज़्यादातर संगठन में ये होता है कि आपने 200 लोग आपके साथ हैं या 500 लोग आपके साथ हैं, तो उसमें से मुश्किल से 50-100 लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, मैं संगठन के लिए पूरी तरीके से समर्पण हूँ और मेरा नंबर सारे लोगों पे मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, वो मेरे लिए अवेलेबल है। मैं जहाँ भी कॉल लगता हूँ, जहाँ भी धरना प्रदर्शन की जिलाध्यक्ष की ज़िम्मेदारी होती है, तो वो सारे लोग आते हैं और वो जब भी मुझे कॉल करते हैं, मैं उनके लिए हाज़िर रहता हूँ। जहाँ भी मुझे बुलाते हैं, जो भी परेशानी होती है, मैं जाता हूँ और मैं चाहे धरने के माध्यम से हो या ज्ञापन के माध्यम से हो या नेगोशिएशन के माध्यम से हो, जैसे भी बात का सॉल्यूशन हो, वह इस तरीके से हम निकालने की कोशिश करते हैं। और 200 से 250 प्लस लोग हैं संगठन में, संबल के संगठन में जुड़े हुए, जो एक ही आवाज़ पे जहाँ चाहे वहाँ आ जाते हैं और जायज़ काम के लिए हम अपनी लड़ाई को लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जैसा आपने बताया 200-250 लोग आपके आपके संगठन के साथ हर समय तैयार खड़े हैं। तो आप तो जब चाहे जिसकी दिशा बदल सकते हैं। एजुकेशन की जो आप मांग कर रहे हैं या डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन के स्तर पर, आप तो यही मुद्दे रखेंगे और सरकार दोबारा कहती है किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, किसानों के बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे, तो क्या फिर 27 का चुनाव पलटेगा? 5 साल पहले देख लिया ना हमने सरकार को, किस तरीके से वादा खिलाफी की है सरकार ने, किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के किसानों को पीटा, बैरिकेटिंग लगाई गई जिस तरीके से लगानी नहीं चाहिए। सरकार है हिंदुस्तान में, किसान भी तो देश का ही बेटा है ना, वहाँ भी तो किसान ही थे जिन्हें खालिस्तानी और जिन्हें फंडिंग बताया गया। तो हमने 5 साल तो देख लिया सरकार को। अब बात यह है कि बाकी हर इंसान अपने वोट के लिए आज़ाद है। चूंकि संगठन से जुड़े हुए हैं, यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो आप जितने यूनियन के कार्यकर्ता हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हम तराई किसान यूनियन एक ईमानदार संगठन है और हम गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक या जिसकी आवाज़ कोई सुनने अधिकारी तैयार नहीं है, हम उसकी मदद के लिए अभी भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे उसका हमें कोई भी खमियाजा उठाना पड़े। और ईमानदारी के साथ हमारा संगठन ईमानदारी की हक की आवाज़ उठाता रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स को या आप आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तराई से जुड़ें, तराई को मजबूत करें इस इलाके में। तराई किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजेंद्र सिंह बिर्क जी हैं, बहुत बेहतरीन डाउन टू अर्थ आदमी है। आप मजबूत करेंगे, आपकी आवाज़ को उठाया जाएगा। अभी सुरसी में डिवाइडर का मसला है, मैंने पीछे भी उठाया है और अभी पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी सुरसी चौकी में, मैंने वहाँ एडिशनल एसपी साहब के सामने भी उस मसले को उठाया है और लोगों ने भी कहा है कि वहाँ पे आए दिन जो एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोगों की जान जाती रहती है। तो आज भी एक ट्रक चढ़ चुका है। आज भी एक ट्रक चढ़ चुका है। आगामी दिनों में बकरीद के बाद हम वहाँ धरना और प्रदर्शन देने का काम करेंगे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, क्योंकि ये रोड वर्ल्ड बैंक के अंडर आता है। इस रोड पे हमने एक लाडम सराय में मंदिर के सामने बहुत एक्सीडेंट हुआ करते, वहाँ स्पीड गतिरोधक नहीं थे, तो वहाँ भी हमने धरना प्रदर्शन करके अपनी बात को मनवाया, वहाँ स्पीड ब्रेकर लगवाए। आज वहाँ जो एक्सीडेंट हैं, जो वहाँ मौतें होती थी, वो उनकी परसेंटेज घट नहीं बल्कि ज़ीरो हो गई। इसी तरीके से यहाँ आए दिन सुरसी में
हादसे दुर्घटना होती रहती है। हम अभी 2-4 दिन के बाद में बकरा ईद है, इसके बाद में ईद उल अज़हा के बाद में हम वहाँ धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और अपनी बात को रखेंगे पीडब्ल्यूडी के सामने। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी, बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ थे तराई किसान संगठन के मोहम्मद नदीम खां साहब, जो संभल से जिलाध्यक्ष हैं, जो अपने बारे में बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत तो नहीं की, मगर यूनियन के साथ जुड़कर उन्होंने आज भी समाज की सेवा की है और आगे भी वो इस तरह समाज की सेवा करते रहेंगे।